हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे लास्ट वीडियो हमने देखा था कि मीनिंग इन स्कोप ऑफ सप्लाई जो बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है उसका डिटेल डिस्कशन में आज देखेंगे हम। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के क्लोज ए और बी, ये दो क्लोज देखेंगे। जैसे क्लोज ए में लिखा है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business, the importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। मतलब बिजनेस के लिए होना चाहिए, अगर बिजनेस के लिए नहीं है अक्सर, और इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस है और ए कंसिडरेशन, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। और कुछ एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में लिखी हुई है वो अगर बिना कंसिडरेशन के है तो भी वो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। डिटेल में जैसे इसका अपन इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो ये निकलता है कि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जब सप्लाई होना चाहिए या तो उसमें गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, या बोथ। गुड्स और सर्विस के अलावा अगर कुछ भी है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विस लाइक मनी, सिक्योरिटीज एटसेट्रा डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। इन पे जीएसटी नहीं लगता। मनी का अगर एक्सचेंज होता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता। सिक्योरिटी का होता है, सप्लाई होता है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वो एक सेपरेट चीज है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स क्या होता है? गुड्स का जो डेफिनेशन वो दिया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी और एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो आएगा ही। उसके बाद एक्सटेनेबल क्लेम को इंक्लूड किया गया है। ग्रोइंग क्रॉप्स and grass and things attached to or forming part of land and which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। इसका ये गुड्स का मीनिंग इसमें एक्ट में दिया गया है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना गया है। एंड इंक्लूड्स, और ये भी इंक्लूड्स होंगे, क्या क्या होंगे? एक्शनेबल क्लेम कोई है, ग्रोविंग क्रॉप्स जैसे लैंड में अपनी जो क्रॉप ग्रोविंग होती है वो, ग्रास जो लैंड पे ग्रो होता है ग्रास, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो लैंड पे दूसरे जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, जो ट्रीज वगैरह हैं जो लैंड पे अटैच हैं या लैंड का ही पार्ट है, विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, जो कि सप्लाई के पहले सर्व करना था या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसको सप्लाई करना है, तो भी उसको गुड्स माना जाएगा। और सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी है उसको सर्विस माना जाएगा। एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। अब देखो जो गुड्स का हो गया, गुड्स तो स्पेसिफाई कर दिया, गुड्स के अलावा कुछ भी होगा, कुछ भी सप्लाई होगा तो उसको सर्विस मान लिया जाएगा। तो मतलब कुछ भी ऐसा चीज जिसपे कंसिडरेशन दिया है उस पे जीएसटी अपने को देना पड़ेगा। गुड्स और सर्विस, गुड्स में तो स्पेसिफिक चीजें हैं आगे, मोबाइल प्रॉपर्टी वगैरह, एक्सेप्टेबल क्लेम, क्रॉप्स ये वगैरह। इसके अलावा जो भी आपने सप्लाई किया है किसी भी चीज का, तो उसको सर्विस मान लिया जाएगा। मतलब जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा। सप्लाई है तो गुड्स या सर्विस का आपने सप्लाई दिया है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सर्विस में क्या क्या आता है? सर्विस इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, मनी का यूज करने के बदले में अगर कुछ पैसा दिया है, और कन्वर्जन ऑफ मनी, मनी को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे डॉलर से रुपीज में या रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करना हो, बाई केस, बाई एनी अदर मोड, और ये किसी और मोड्स में कन्वर्जन हुआ हो फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म। जैसे डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट हुआ हो, डॉलर मेरे पास है, मैंने उसको कन्वर्ट किया रुपीज में, जिसके बदले में चार्जेस दूंगा तो उस पर मुझे जीएसटी और सर्विस माना जाएगा, उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो अनदर फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होना चाहिए। कंसिडरेशन होगा तभी होगा। जैसे पहले अपन ने देखा था कि एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो कंसिडरेशन होगा
तभी उस पर जीएसटी लगेगा। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसका अगर सीधा सीधा मीनिंग निकालेंगे, कुछ भी जैसे गुड्स का तो दिया उसने, गुड्स और गुड्स के अलावा सारी चीजें सर्विस हो जाएगा। तो कुछ भी आपने लिया जिसके लिए आपने कंसिडरेशन दिया, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए उसने यूज किया उसको, तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आगे सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर। सेल मतलब बेच दिया अपन ने, उसके जो रिस्क एंड रिवार्ड है उसको बायर को ट्रांसफर कर दिया तो वो सेल हो जाएगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब एक मेरे पास था जो मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। बार्टर सिस्टम हो गया, बार्टर सिस्टम में होता है आपका, जैसे गुड्स के बदले गुड्स दे दिया मेरे पास। जैसे पहले पुराने जमाने में जब मनी करेंसी का नहीं होता था, मनी नहीं था, मनी एक एक्सचेंज, मनी के थ्रू अपन एक्सचेंज करते हैं गुड्स को। तो अगर मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम था पहले, मतलब किसी के पास अगर एक चीज है उसको दूसरी दूसरी चीज चाहिए तो वो मेरे पास जो चीज है वो मैं दे दूंगा किसी दूसरे को, दूसरे के पास जो चीज है मैं ले लूंगा। मतलब मेरे पास अगर वीट है और मुझे राइस चाहिए तो मैं राइस ले लूंगा और राइस के बदले वीट दे दूंगा, तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया। सेल के अलावा ट्रांसफर, जैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मैंने ट्रांसफर किया, कंपनी की दो ब्रांचेज है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मैंने ट्रांसफर किया तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जैसे सेम स्टेट में है तो नहीं लगता, अगर स्टेट डिफरेंट हो गया तो फिर जीएसटी आईजीएसटी वगैरह लगेगा। सेम स्टेट में है तो फिर उसका जीएसटी लगता है, लेकिन उसका क्रेडिट मिल जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड एक्सचेंज, किसी एक के बदले दूसरी वस्तु दी मैंने, जैसे सपोज मेरे पास टू व्हीलर है, टू व्हीलर देके मैंने कुछ पैसे दिए और फोर व्हीलर ले लिया, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। और लाइसेंस, रेंटल, किसी को लाइसेंस दिया, जैसे फ्रेंचाइजी लाइसेंस होता है, मेरे पास मेरी अच्छी कंपनी चल रही है जिसका मैं, तो फ्रेंचाइजी दे दिया किसी को कि हाँ तुम मेरे नाम पे चलाओ, तो उसके बदले में कुछ चार्ज कर रहा हूँ, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। एंड रेंटल, मेरा कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को रेंट पे दिया, तो वो रेंटल पे जो इनकम आएगी, कंसिडरेशन आएगा, उस पे भी जीएसटी लगेगा। लीज डिस्पोजल फॉर कंसिडरेशन, या डिस्पोज ऑफ किया या लीज पे दिया फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। अगर देखते हैं सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन, जैसे इसमें लिखा है कि ये सारी चीजें, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, ये सारी चीजें हो agreed to be made for consideration और in the course of furtherance of business, तो सप्लाई माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का अपन मीनिंग देखते हैं। कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इन मनी, मतलब मनी में पेमेंट हो, और अदरवाइज मनी पेमेंट नहीं हो, और अदरवाइज भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। और द सप्लाई बाई रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, मतलब रिसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है गुड्स या सर्विस, वो पेमेंट करेगा, या रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई और पेमेंट करेगा, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। और एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड कंसिडरेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है तो उसको, उसमें पैसा तो मिल रहा है, एक एक वन पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफर हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, लेकिन वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड ए डिपॉजिट गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सेल नॉट बी कंसिडर्ड, जब डिपॉजिट अगर दिया है किसी गुड्स या सर्विस के लिए, तो बोथ सेल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट, उसको कंसिडर नहीं माना जाएगा for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। तक उसको ये, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि सप्लायर उसको कंसिडरेशन के बदले में अप्लाई नहीं कर ले, मतलब उसको ये नहीं मान ले कि हाँ उसने कंसिडरेशन दिया है, तो डिपॉजिट को सप्लाई, ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। और फॉर गिफ्ट और डोनेशन रिसीव्ड, गिफ्ट या डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन,
आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्यूड प्रो क्यू। ये एक टर्म है जिसका मीनिंग होता है समथिंग फॉर समथिंग। मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अगर डोनेशन और गिफ्ट मिला है, वो किसी काम, मतलब किसी चीज के लिए, किसी समथिंग फॉर समथिंग, किसी के लिए मिला है। अगर उसने कुछ काम किया है तो अगर उसको पेमेंट मिला है तो वो सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज तब वो तो कंसिडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कुछ नहीं किया, किसी ने ऐसे ही डोनेशन दे दिया उसको, और उसको कुछ उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब जो डोनर है उसको उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, उसने ऐसे ही दिया है, तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अगर कुछ उसके बदले में उसको मिल रहा है तो कंसिडरेशन माना जाएगा। इसका मतलब क्यूड प्रो क्यू, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, किसी के लिए पैसा देना, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। अब आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई, इज नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको एग्जीबिशन में अपनी कुछ पेंटिंग वगैरह, कुछ आर्ट वर्क उसने किया है वो रखता है, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसमें कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। जब तक कोई कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं, तब उसको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, तो उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसमें कंसिडरेशन मिलेगा। अब वो कस्टमर उसको खरीद लेगा तब उसको सप्लाई माना जाएगा। और एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग supply of goods and service without consideration is not a supply unless it is deemed to be supply under the schedule 1। और any transaction supply of goods and or service without consideration, अगर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा जब तक कि अनलेस इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का अपन देखेंगे कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज लिखी हुई है जिनको कि डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा, भले ही उसमें कंसिडरेशन नहीं हो। तो अपन ने देखा कि सप्लाई में क्या क्या होता है, गुड्स में क्या होता है, और सर्विस में क्या होता है, और कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो वो सप्लाई माना जाएगा। फिर सप्लाई देट आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई सप्लाई अंडर द जीएसटी। मतलब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तभी वो जीएसटी उस पर लगेगा। अगर पर्सनल पर्पज के लिए है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देर इज पर्सनल पर्पज मीन्स कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, मैंने पर्सनल यूज कर रहा हूँ, मैंने उसको बेच दिया, तो मुझे उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बट मैं अगर वो मेरे बिजनेस में यूज हो रही गाड़ी है, तो बिजनेस के लिए मैंने यूज कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको अगर सेल करता हूँ तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तभी वो क्वालिफाई करेगा सप्लाई अंडर जीएसटी। बट अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसका एक एक्सेप्शन है, कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर होगा और उसके लिए कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन तो कंपलसरी है। मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मैंने बाहर से कुछ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया है, उसका कंसिडरेशन दिया है, भले ही मैं उसको पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा, फिर भी उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन इंडिया में कुछ सर्विस मैं ले रहा हूँ, इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सर्विस, और पर्सनल पर्पज के लिए अगर कर रहा हूँ तो नहीं लगेगा, लेकिन बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा हूँ तो उसको जीएसटी लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बिजनेस का मीनिंग क्या है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोला है, तो बिजनेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो एक्ट में बताया गया है। एनी ट्रेड और कॉमर्स, कोई भी ट्रेड या कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोफेशन हो, इवन इफ देर इज ए नो मॉनेटरी बेनिफिट, अगर मॉनेटरी बेनिफिट उसमें नहीं मिल रहा है तो भी वो बिजनेस माना जाएगा। कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशन एटसेट्रा। एंड सप्लाई या एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विस हो तो बिजनेस माना जाएगा। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, तो वो बिजनेस हो जाएगा। कुछ क्लब बनाया हुआ है, उसको मेंबर से कंसिडरेशन लेके कुछ अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बिजनेस माना जाएगा। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, कुछ भी प्रीमाइसेस है तो उनमें अगर एडमिशन के लिए
एडमिशन दे रहा है और उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है तो उसको बिजनेस माना जाएगा। सर्विस एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन, तो उसको बिजनेस माना जाएगा। एक्टिविटीज ऑफ रेसिंग क्लब रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और a license to bookmaker और activities of licensed bookmaker in such a club, तो भी होगा तो उसको बिजनेस माना जाएगा। और एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटी, तो उसको बिजनेस माना जाएगा। ये बिजनेस का डेफिनेशन एक्ट में दिया गया है। ये चीजें होगी तो बिजनेस मानी जाएगी, और उसके अलावा जो भी कुछ होगा वो पर्सनल अदर देन बिजनेस होगा, मतलब पर्सनल होगा वो। अब अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, कुछ विदाउट कंसिडरेशन से मतलब कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी अगर कुछ एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में लिखी हुई है उसको सप्लाई माना जाएगा। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, थोड़ा सा अपन शॉर्ट में देखते हैं, बाकी डिटेल वीडियो पर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना कंसिडरेशन के अगर ये काम किया है, मेनली ये 4 फंक्शंस है, किया है तो उसको बिजनेस माना जाएगा। क्या क्या है उसका देख लेते हैं। परमानेंट ट्रांसफर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, बिजनेस की कुछ असेट्स उनका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल कर दिया। वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स, मैंने कुछ असेट्स खरीदी बिजनेस के लिए, बिजनेस में उसको यूज किया कुछ सर्टेन टाइम के लिए, उसके बाद या तो मैंने उसका ट्रांसफर परमानेंटली ट्रांसफर किसी को, दूसरी कंपनी को मैंने दे दिया, मेरा अमलगमेशन हो गया, डी मर्जर हो गया, कुछ भी हो, मैंने ट्रांसफर कर दिया उसका, या डिस्पोज ऑफ कर दिया, मैंने उसको बेच दिया उसका यूज करके, तो उस और उस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका अवेल किया था तो उसको भी ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा, भले ही उसमें कंसिडरेशन आया हो या नहीं आया हो। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 when made in the course or furtherance of business, मीन्स कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस हो या दोनों हो, रिलेटेड पर्सन के बीच में हो या डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो, तो सेक्शन 25 में स्पेसिफाइड की गई है। व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए हो, मेड किया गया हो, बिजनेस कोर्स इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया गया है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, भले ही उसमें कंसिडरेशन नहीं मिला हो। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग गिफ्ट्स, 50,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाई एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई सेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब 50,000 का 50,000 रुपए तक की वैल्यू का गिफ्ट एक फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं माना जाएगा। 50,000 से ज्यादा अगर एक्सीड कर रहा है तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है 50,000 की वैल्यू से ज्यादा का, तो एम्प्लॉय उसको कंसिडरेशन तो नहीं देगा, लेकिन अगर 50,000 तक है तो ठीक है, वो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन 50,000 से ज्यादा का अगर दिया है बिना किसी कंसिडरेशन के एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, मतलब गुड्स का सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल या तो उसको अपने एजेंट को, या एजेंट कर रहा है अपने प्रिंसिपल को, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल की बिहाफ पे एजेंट सेल कर रहा है या आगे कुछ कर रहा है तो वो सप्लाई माना जाएगा, उसमें कंसिडरेशन नहीं दिया। मीन्स कि प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया गुड्स या एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया गुड्स, और वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की बिहाफ पे वो अंडरटेक कर रहा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा, कंसिडरेशन नहीं मिला है फिर भी।
एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, सर्विस का इंपोर्ट किया बाय ए पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन से, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। अब इसमें एक ने अपन ने देखा था कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उसको तो सप्लाई हमेशा माना जाएगा। वही चीज यहाँ पे है कि import of service by a person from related person or from any of other establishment outside India in the course of furtherance of business, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या फ्रॉम एनी ऑफ अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर कोई एस्टैब्लिशमेंट है उसी का, उसके एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कुछ भी है, तो वहां से कुछ मिल रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन नहीं है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। और अगर कंसिडरेशन है और अगर बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा, और कंसिडरेशन नहीं है और बिजनेस पर्पज के लिए है और रिलेटेड पर्सन से या अदर एस्टैब्लिशमेंट से अगर मिला है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। इसका एडवांस डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।